नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। ले आओ पूरा भरकर अपने सवालों का थैला, इस रेनबो के रंगों में ना कोई रहे अकेला। अरे स्कूल तक भी जाने की चिंता को कहो बाय बाय, यूं घर में लगेगा भैया अब तो दुनिया भर का मेला। ये सारे अक्षरों का, नंबरों का क्या है झमेला, क्यों पोयम इतनी लंबी, होता क्यों है कड़वा करेला। अपनी कहानी जो जी चाहे वो लिखे, ओ स्कूल टीवी से अब समझे और सीखे। सपनों के बादल में उड़ जाए, नॉलेज के जंगल में खो जाए। सपनों के बादल में उड़ जाए। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं हूँ ऋचा पेनव्हील रोबोटिक्स से और आज मैं बात करने वाली हूँ वेदर पे। वेदर यानी मौसम। दोस्तों, ये एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है हमारे रोजमर्रा की बातचीत का। हम कहते हैं भाई कितनी ठंड है, या फिर आज तो बहुत गर्मी है, या फिर ओ आज का वेदर तो बहुत अच्छा है। ये अच्छा प्लेजेंट वेदर क्या है? ये ऐसा वेदर है जिसमें हमें फैन या जैकेट की जरूरत नहीं पड़ती। अब अलग अलग लोगों के लिए, जैसे कुछ लोग होते हैं उनको ठंड पसंद है, कुछ लोग होते हैं जिनको गर्मी पसंद है। ऐसे लोगों के लिए प्लेजेंट टेम्परेचर अलग होता है। तो सभी के लिए प्लेजेंट टेम्परेचर उनका खुद का अलग तरीके का होता है। आज का हमारा स्टेम एक्टिविटी प्रोजेक्ट टॉपिक है वेदर इंस्ट्रूमेंट्स पे। दोस्तों, वेदर इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो हमें वेदर के अलग अलग पैरामीटर्स जैसे रेन, विंड, उनकी मेजरमेंट करने में हमारी मदद करते हैं। क्या आप जानते हैं जो व्यक्ति मेजर करते हैं वेदर के पैरामीटर्स को, उनको क्या बोलते हैं? वेदर की स्टडी करने वाले को बोलते हैं मेट्रोलॉजिस्ट। और मेट्रोलॉजिस्ट बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स जैसे बैरोमीटर, थर्मोमीटर, विंडसॉक, एनेमोमीटर, विंड वेन, ऐसे बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं हमें वेदर बताने के लिए। हमारा आज का स्टेम एक्टिविटी का प्रोजेक्ट है एनेमोमीटर और विंड वेन। ये 2 ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हमें हवा की स्पीड और डायरेक्शन जानने में हमारी मदद करते हैं। ये क्योंकि क्राफ्ट बेस्ड एक्टिविटी है, इसलिए इनकी रीडिंग्स इतनी एक्यूरेट नहीं होंगी, पर ये हमें मदद करते हैं जानने के लिए कि जो एक्चुअल एनेमोमीटर या एक्चुअल विंड वेन होता है ये काम कैसे करता है। तो चलिए हम खुद से बनाकर जानते हैं कि ये काम कैसे करता है। वेदर इंस्ट्रूमेंट्स, एनेमोमीटर और विंड वेन बनाने के लिए हमें चाहिए एक कार्डबोर्ड शीट, एक छोटा मोती, पिन, 3 स्क्यूअर स्टिक, 2 स्ट्रॉज, एक नई रबर एंड वाली पेंसिल, परमानेंट ग्लू, पेंसिल, स्केल, एक थिक पेपर, 4 पेपर कप्स, सेलो टेप, पेपर कटिंग नाइफ,
स्टेपलर और कंपास। पहले एक कार्ड पेपर पे हम ड्रॉ कर लेंगे एक एरो और उसका बेस। आप फ्री हैंड कर सकते हैं या फिर स्केल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यूँ मैंने बना लिया है एक बैक, उसका एरो का बैक, और एक एरो बना लिया है। अब मैं एक 3.5 सेंटीमीटर का एक सर्कल इस कार्डबोर्ड पे ड्रॉ करूँगी। ये होगा हमारा डायरेक्शन के लिए। अब हम इसे काट लेंगे। अब ये दोनों एरो और इसके बैक को यूज़ करके मैं फिर से एक और एरो काट लूँगी, जिसको हम एक साथ में चिपकाएंगे ताकि ये थोड़ा सा और मोटा हो जाए। इनको स्टेंसिल जैसे यूज़ करके हम एक और काट लेंगे। ये बैक का पार्ट हमारा एरो के हेड से थोड़ा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर ही विंड पड़ के इस पे डायरेक्शन हमें पता चलेगा। हम ये दोनों एरो हेड्स को जोड़ देंगे, चिपका देंगे इधर, और इसी तरीके से ये दो बैक पीसेस को भी हम चिपका देंगे आपस में। इसी तरीके से हम अपना ये सर्कल काट लेंगे जो हमने ड्रॉ किया है। तो अब हमें मिल गया है ये सर्कल और ये एरो हेड और ये उसका बैक। इसे हम रख लेंगे साइड में। और अब एक स्ट्रॉ लेंगे और इस स्ट्रॉ को हम ऐसे बीच में से प्रेस कर देंगे। यूँ करने पे हमें ये जो क्रीज मिलेंगी साइड में, अब हम उधर 1 सेंटीमीटर तक कट करेंगे। पहले हम मार्क कर लेंगे 1 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर पे हम देंगे स्लिट दोनों तरफ। यूँ हम जो क्रीज बनाई थी उसको रेफरेंस यूज़ करके हम 1 सेंटीमीटर के दोनों तरफ स्लिट्स काट लेंगे। अब इन स्लिट्स को यूज़ करके हम अपने ये एरो हेड, इस एरो हेड को डालने से पहले मैं इसमें थोड़ा सा डिज़ाइन बना लूँगी। ऐसे ही मैं दूसरी तरफ भी बना लूँगी। अब ये हो गए हमारे डिज़ाइन। हम इसे लगा देंगे इस स्ट्रॉ पे। ये स्लिट्स को यूज़ करके हम इसके अंदर यूँ इसे लगाएंगे और यहाँ पे हम कर देंगे सेलो टेप। इसी तरीके से हम इस जगह पे अपने एरो को लगाएंगे। याद रखिएगा इसके पॉइंट से आप मैच करके इसे लगाइएगा। और अब हम इसे कर देंगे सेलो टेप।
तो ये हो गया हमारा एरो। अब हम इस एरो को बैलेंस करने के लिए ये दूसरा स्ट्रॉ लगाएंगे इसके सेंटर पे, ताकि ये टी बना दे। तो इसको जोड़ने के लिए हम यूज़ करेंगे अपना परमानेंट ग्लू सबसे पहले। अब हम सेलो टेप से इसको सिक्योर कर देंगे। ये एक्स्ट्रा हम काट लेंगे। अब इस सर्कल पे हम कुछ डिज़ाइन बना देंगे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के लिए। मैंने बना लिए हैं यूँ एक डिज़ाइन। अब इस डिज़ाइन को हम एक स्क्यूअर स्टिक पे इसके ये पॉइंट वाले पार्ट से हम इसके अंदर यूँ डाल देंगे और उसे एक पॉइंट पे बैलेंस कर लेंगे। यहाँ पे हम इसे कर देंगे ग्लू। पहले हम इसे चेक करेंगे कि कितना दूर आ रहा है। इस पॉइंट पे हम डालेंगे अपना ये टी जंक्शन विंड वेन का और इसे थोड़ा सा नीचे करके यहाँ पे ग्लू कर देंगे। अब जब हमारा ये बन गया है स्टैंड और ये है हमारा इसका टॉप, ये फ्री मूव करेगा इस पे, इसकी टिप के वजह से ये आराम से फ्री मूव करेगा इस पे। अब हम एक क्ले की मदद से इस स्टैंड को इस पे बैलेंस कर देंगे और उसके ऊपर हम लगा देंगे अपना ये विंड वेन। ये बन गया हमारा विंड वेन। आप इस क्ले की जगह पे आप इस स्टिक को किसी गमले में भी गाड़ सकते हैं या फिर किसी पत्थर की मदद से या किसी भी सॉलिड चीज़ की मदद से, एमसील या कुछ भी, आप उससे यूज़ करके इस बेस को, ये क्ले सिर्फ इस बेस को स्टेबल करने के लिए यूज़ हो रहा है। और ये बन गया है आपका विंड वेन। एनीमोमीटर बनाने के लिए हम सबसे पहले एक कार्डबोर्ड पे हम मार्क करेंगे 34 बाय 6 सेंटीमीटर की एक स्ट्रिप। यहाँ पे मैंने 6 सेंटीमीटर मार्क कर दिया है और फिर एक 34 सेंटीमीटर की हम लाइन, एक स्ट्रिप बना लेंगे 34 सेंटीमीटर बाय 6 सेंटीमीटर और फिर पेपर कटर की मदद से, नाइफ्स की मदद से हम इसे काट लेंगे। अब हम इस पे 3 सेंटीमीटर की मार्किंग करेंगे और इसके बीच में एक 3 सेंटीमीटर की लाइन खींच देंगे, क्योंकि हमें इसको हाफ करना है। अभी हमें 2 स्ट्रिप चाहिए 3 सेंटीमीटर बाय 34 सेंटीमीटर की। तब ये मैंने मार्क कर लिया है। अब मैं इसे स्केल की मदद से काट लूँगी। ये हमको मिल गई 2 स्ट्रिप्स। अब हम इसका सेंटर मार्क करेंगे ये स्ट्रिप्स की।
क्योंकि ये 34 सेंटीमीटर की स्ट्रिप है तो इसका हाफ यानी 17 सेंटीमीटर पे हम मार्क करेंगे एक डॉट और हम इसका सेंटर ले लेंगे। ऐसे ही हम इसमें भी कर देंगे। ऐसे ही हम इन दोनों के बीच का सेंटर मतलब 1.5, ये 3 सेंटीमीटर का थिकनेस है, हम 1.5 सेंटीमीटर पे इस ये जो हमने नई लाइन बनाई है हाफ पे, इस पे हम मार्क कर लेंगे। छोटा सा ही मार्क चाहिए ताकि हम दोनों ही स्ट्रिप्स को हमें जॉइन करना है और हमें चाहिए कि हम उसे सेंटर पे जॉइन करें। बस इतनी सी मार्किंग काफ़ी है। यूँ मार्क करने के बाद हम अब अपनी पिन की मदद से इसके सेंटर पे एक छेद करेंगे यूँ, और इसके भी सेंटर पे हम उस पिन को आर पार ले जाएंगे। और ये देखिए यूँ हम सेंटर फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका एकदम स्ट्रेट क्रॉस बनेगा। अब जब हमने स्ट्रेट क्रॉस पता कर लिया है, इन दोनों पीसेस को हमें जोड़ना है। अब मैं एक पीस निकाल के इधर ग्लू लगा दूंगी और उसे चिपका दूंगी। थोड़ी देर से पकड़ के रखेंगे और ये सूख जाएगा थोड़ी देर में। अब ज़्यादातर क्या होता है कि ये जो कार्डबोर्ड होता है ये बहुत ही ज़्यादा कभी कभी है ना, ये साइड से ऐसे बैंड हो जाता है। इस चीज़ को रोकने के लिए अगर जब हम बना लेंगे उसके बाद ये अगर मुड़ता है तो ये यहाँ से टूट जाएगा। तो इस चीज़ को स्टेबल रखने के लिए, ताकि ये स्ट्रेट रहे, हम 2 स्क्यूअर स्टिक यूज़ करेंगे। और इसकी कार्डबोर्ड में अगर आप देखेंगे यहाँ पे कार्डबोर्ड का इस तरीके से जो कोरुगेटेड पार्ट होता है उसके अंदर से ये वाले पार्ट में हम एक तरफ इसे डालेंगे। अब आपको दिख रहा है कि पिन यहाँ है, तो अगर मैं इसे थोड़ा सा साइड में रखूँ तो ये सेंटर पे पिन पे लड़ेगा नहीं। और ये स्लोली मैं इसके अंदर यूँ डाल दूँगी, तो अब ये हो जाएगा स्टिफ, ये अब मुड़ेगा नहीं। इसी तरीके से मैं इस वाली स्ट्रिप पे एक स्क्यूअर डाल दूंगी। ध्यान रखिएगा सेंटर की तरफ ना करके इसे थोड़ा सा साइड में रखिए, पर एकदम एंड पे भी मत रखिएगा। ये हो गई हमारी अरेंजमेंट तैयार। अब हमें लगाना है इनमें अपने पेपर कप्स, जिनको हम करेंगे स्टेपल। स्टेपलर की मदद से अब आप कप्स को यूं होल्ड करके स्टेपल कर लीजिए। देखिए यहाँ पे है मेरा स्क्यूअर, तो मैं इधर स्टेपल करूँगी ताकि वो स्क्यूअर के पास से नहीं निकले, क्योंकि वहाँ पे स्टेपल नहीं हो पाएगा। और एक मैं इधर एंड पे भी कर दूंगी, क्योंकि दोनों ही एंड पे स्क्यूअर नहीं है तो वो आराम से यहाँ पे स्टेपल हो जाएगा। इसी तरीके से मैं सारे कप्स स्टेपल कर दूंगी। इस कप के बाद इसका बैक आना चाहिए, तो ये जब मैं यहाँ पे लेके जाऊँगी यूँ लगाऊंगी ताकि इसका ओपनिंग, इसका बैक यहाँ पे इधर
फेस करें। यूँ अब हमारे सारे कप्स, एक का बैक एक का फ्रंट, इस तरीके से यूँ हमारे पेपर कप्स लग गए हैं। अब हम इस अरेंजमेंट को पलट देंगे और ये पिन पे अपनी ये एक छोटा मोती लगा देंगे। अब अपनी इस अरेंजमेंट को हम ये नई इरेज़र वाली पेंसिल, जिसमें एक तरफ इरेज़र होती है, इस पे हम लगाएंगे इस तरीके से कि ये पूरा बैलेंस रहे, स्ट्रेट रहे। अब हम एक क्ले की मदद से अपनी इस पेंसिल को उस पे बैलेंस कर लेंगे। ये हो गया हमारा एनीमोमीटर तैयार। बैलेंस होने पे ये एकदम स्ट्रेट। आप इस क्ले से अगेन इधर भी आप इस पेंसिल को या तो क्ले पे या फिर किसी गमले में गाड़ के या फिर अपने पत्थरों के बीच में रख के इसे एकदम स्ट्रेट रखना होगा। बस आपको बैलेंस करना होगा और ये हवा से इसे फ्री रोटेशन होना चाहिए। 30 सेकेंड टाइमर। 1 2 3 4 5 6 6 spins in 30 seconds। चलिए जानते हैं कि हमारा विंड वेन इंस्ट्रूमेंट काम कैसे करता है। सबसे पहले विंड वेन को यूज़ करने के लिए हम उसके डायरेक्शन कार्ड को अलाइन करते हैं लोकेशन की डायरेक्शन से। जैसे इस रूम की लोकेशन के हिसाब से नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट इस तरीके से हैं। उसी हिसाब से हमने अपनी विंड वेन के डायरेक्शंस को अलाइन किया है। यहाँ विंड वेन में 2 इम्पॉर्टेंट एंड्स होते हैं, इसका एरो हेड और एक बैक एंड। जो ये फ्लैट बैक एंड है वो जब भी हवा के कांटेक्ट में आता है वो इस एरो को स्पिन कराता है इस पिवोट से, और इसका एरो हेड डायरेक्शन पॉइंट करता है जिस डायरेक्शन से हवा आ रही है। जैसे इस वक्त इस रूम में साउथ ईस्ट डायरेक्शन से विंड आ रही है। एरो हेड हमेशा उस डायरेक्शन को पॉइंट करता है जहां से हवा आ रही है। एनीमोमीटर्स ये ऐसे डिवाइस होते हैं जो हमें विंड की स्पीड जानने में मदद करते हैं। हम अपने इस प्रोजेक्ट में, जिसमें हमारे पास पेपर कप्स हैं, उसमें हम एक पेपर कप के बैक पे इस तरीके से मार्किंग कर देंगे ताकि हम इसके रेफरेंस से काउंट कर पाएँ कि कितनी रोटेशंस हो रही हैं। एक स्टॉप वॉच की मदद से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि जैसे मैंने सेट कर रखी है 30 सेकेंड्स की स्टॉप वॉच। आप 30 सेकेंड्स में कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये कितनी रोटेशंस ले रहा है और उसके बेसिस पे आप पता कर सकते हैं कि विंड की स्पीड क्या है। एक्चुअल एनीमोमीटर्स इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, उसमें ये पेंसिल की जगह एक एक्सल होता है जो एक मोटर से अटैच्ड होता है, और ये रोटेशन की वजह से एक्सल में रोटेशन होता है और मोटर हमें एक इलेक्ट्रॉनिक रीडिंग देता है जो बताता है कि स्पीड
विंड की कितनी है। तो दोस्तों, वेदर इंस्ट्रूमेंट्स पे बेस्ड आज का हमारा ये स्टेम प्रोजेक्ट एनेमोमीटर और विंड वेन, आशा करती हूँ ये आपको पसंद आया होगा। हम इसी तरीके से और भी दूसरी वेदर इंस्ट्रूमेंट जैसे बैरोमीटर, विंडसॉक, थर्मोमीटर, रेन गेज, ये सब बना सकते हैं बहुत ही कम सामानों के साथ घर पे। पर ये सारे प्रोजेक्ट्स फिर किसी दिन के लिए। तब तक के लिए आप खुद से बनाइए, जानिए, गलतियाँ करिए, सीखिए और एंजॉय करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जर जाना मैं लाया एक नजराना, उदाना जर जाना तुम्हें एक बात बतलाना। हौल से धीरे से मेरी बाहों में आ दो, हल्के से चुपके से एक नई धुन सुना दो। बा 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 दाना जान जाना मैं हो गया तेरा दीवाना। ओ दाना पास आना एक बार तू मुस्कुराना। हौल से धीरे से मेरी बाहों में आ दो, हल्के से चुपके से एक नई धुन सुना दो। Ba 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 ba। तेरी वो खुशी मुझे लगती सबसे हंसी, तेरी वो अदा लगे जैसे एक जादू नया। तेरी वो खुशी मुझे लगती सबसे हंसी, तेरी वो अदा लगे जैसे एक जादू नया। तेरी खुशबू मुझ कर दे बेकाबू, तुझसे है मेरी सारी जिंदगानी। आप सभी का आज के म्यूजिक मास्टर क्लास में स्वागत है। मेरा नाम है थॉमस एल्बर्ट। आज हम लोग स्पेसिफिकली म्यूजिक में सिंगिंग को लेकर, इंस्ट्रूमेंट को लेकर, लिखाई को लेकर को ध्यान में रखते हुए वो कैसे बनाते हैं वगैरह वगैरह, ऐसे डिफरेंट टॉपिक्स पे हम लोग बात करेंगे। आज के मास्टर क्लास में स्पेसिफिकली हम लोग सिंगिंग से रिलेटेड एक इनिशियल बेसिक कुछ चीजें करेंगे। उसे कहा जाता है जनरल वोकल वार्म अप एक्सरसाइजेस। और ये वार्म अप जो एक्सरसाइजेस जो हम लोग आज बोल रहे हैं वो आपके सिंगिंग के प्रैक्टिस से रिलेटेड है। वार्म अप एक्सरसाइज करने का जो कारण या फायदा है आपकी स्टैमिना बढ़ाने के लिए। इससे रिलेटेड आप कुछ भी डाउट्स होगा आप सेशन के अंत में पूछिएगा। फर्स्ट एक्सरसाइज है, उसका नाम है हमिंग या फिर हमिंग एक्सरसाइज, ठीक है। और इसका साउंड बेसिकली है, आप जिसके बेसिकली मुंह बंद करके गुनगुनाना है, ठीक है। हम जितने भी एक्सरसाइजेस करेंगे वो बेसिकली सरगम के शुरू के 5 स्वरों पर आधार है, ठीक है। सो इंडियन क्लासिकल के हिसाब से सा रे ग म प ध नि सा, उसमें सा रे ग म प म ग रे सा, डो रे मी फा सोल ला टी डो, एज द एंटायर थिंग। और उसमें से शुरू के 5 दैट इज डो रे मी फा सोल फा मी रे डो। ये एक्सरसाइज गा के सुनाऊंगा, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, ओके। फिर इसके कुछ बेनिफिट्स एक्सप्लेन करूंगा एंड देन आई विल प्ले द एंटायर एक्सरसाइज वन मोर टाइम, ओके। सो
जैसे कि आपने देखा, मैं एक नोट से शुरू किया, ऊपर तक गया और मैं वापस नीचे आया। ओके, सो नोट्स के डिटेल्स में अभी मैं नहीं जाऊंगा, मैं बेसिक सिर्फ एक्सरसाइज आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो जैसे कि मैंने कहा, ये बेसिकली हम साउंड से है, साउंड पे बेस है। इसमें ये करने का मेन कारण ये है बिकॉज क्योंकि आपका मुंह बंद है, आपके जबड़े को खोल नहीं रहे हो या रिलैक्स नहीं कर रहे हो, तो बेसिकली जो एक सारे पूरा जो कंफर्ट जो है गाने को लेकर वो बहुत लिमिटेड हो जाता है, बहुत सीमित हो जाता है। वो सीमा को तोड़ना है, उसे लांघना, ठीक है, वो हम सीख रहे हैं। और वो करने से क्या हो रहा है, आपकी जो बुलंदी है वो धीरे धीरे बढ़ेगा। ओके, साथ में क्योंकि है तो आप बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं गा सकते, तो आपको बहुत फोकस करना पड़ता है स्टेबिलिटी पर लेकर, स्टेबिलिटी एज इन नोट की जो स्टेबिलिटी है उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। मैं फिर से एक और बार एक्सरसाइज करूँगा, पर सिर्फ शुरू के 2 से 3 स्केल्स या फिर 2 से 3 नोट्स या उनके सीक्वेंसेस मैं गाऊंगा, बाकी मैं सिर्फ बजाऊंगा। आप जब सुन रहे होंगे आप उसके साथ गा के देखिए। ओके, चलो 1 2 3 4। सो पहले सुर लगाए, आई होप आपको एक आइडिया आ गया, बेसिक आइडिया, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप जब इस एक्सरसाइज को जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिएगा। हर एक्सरसाइज को एटलीस्ट 3 से 4 मिनट तक प्रैक्टिस करें। ओके, सो दिस वाज हमिंग एक्सरसाइज। वी विल गो टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। अगला एक्सरसाइज जो है, सेकंड एक्सरसाइज वोकल वार्म अप्स के लिए, वो है वर्ड मम। ओके, बेसिकली उसमें हम मम 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 करके गाने की कोशिश करेंगे। अगेन सेम कॉन्सेप्ट, आपको सरगम के शुरू के 5 नोट्स को पे बेस थे। ये सारे गा मा प म ग रे सा, या फिर डो रे मी फा सोल फा मी रे डो। बेसिकली 1 2 3 4 5 4 3 2 1। ओके, सो मैं एक बार ही गाऊंगा, ठीक है, उसको थोड़ा सा फिर डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा एंड देन आई विल डू द एक्सरसाइज। जो एक्सरसाइज है उसमें फिर से एक और बार सेम सीक्वेंस में शुरू के नोट्स आपके साथ गाऊंगा, फिर बाकी आप गाएंगे। ऑलराइट, सो जैसे कि आपने ध्यान दिया, ये बहुत ही बेसिक, बहुत ही फनी एक्सरसाइज है। तो ये एक्सरसाइज करते वक्त आपको सबसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एहसास होगा आपकी नाक और उसके इर्द गिर्द के हिस्से में एक गुदगुदी वाला एक सेंसेशन, एक एहसास आएगा। वो इसलिए बिकॉज आप जब मम मम कर रहे हैं तो आप क्योंकि आप आपके होठों बेसिकली आपने अपने मुंह को सील कर एकदम बंद कर रहे हैं, राइट। तो जो वाइब्रेशन क्रिएट हो रहा है वो आपके नेजल मसल्स
के आसपास आपको वो क्या बोलते हैं, वो मसल्स को बेसिकली एक्सेस कर रहा है। ये मम वाला जो टेक्निक है, मतलब वो उससे जो साउंड क्रिएट होता है बेसिकली नेजल मसल्स को ध्यान में रखते हुए, तो मैं हल्का सा नाक से गा रहा हूँ, हल्का सा, ठीक है, वो जिसके वजह से एक बहुत ही सोल या फिर R&B स्टाइल का एक साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। हम वो एक्सरसाइज फिर से करेंगे। मैं शुरू के 2-3 नोट्स के सीक्वेंस में आपके साथ गाऊंगा, बाकी पूरा एक्सरसाइज 0 से लेट्स से 10 गया, वापस 0 पे आया, फिर हम -2 पे जाके वापस 0 पे आ रहे हैं। मम 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 मम। सो मम करना है। आप कोशिश कीजिएगा कि आप एकदम सख्त रखें, स्टिफ रखें अपने होठों को। सो अगला एक्सरसाइज जो है, जैसे कि मैं कह रहा था, वो बहुत ही सिमिलर है प्रीवियस एक्सरसाइज, मतलब पिछला जो एक्सरसाइज था मम, उससे बहुत ही मिलता जुलता टाइप है। इसमें हम मी बोल के मी शब्द या स्वर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। सो इसमें बेसिकली हमको मी 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 बोल के जो भी नोट्स है वो गाना है, और इसमें भी सेम सरगम के शुरुआत के 5 स्वरों को यूज करना है। तो बेसिक वो इस तरह से होगा, सुर पकड़ो, फिर मी 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 मी, राइट, ठीक है। हम थोड़ा एक्सरसाइज करेंगे। 1 2 3 मी 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 साउंड है वही यूज करना है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो ये बहुत ही अगेन पिछले एक्सरसाइज के जैसे और उससे थोड़ा सा और ज़्यादा नेजल साउंड कर रहा है, थोड़ा सा नाक से आवाज़ आ रहा हो वैसे साउंड करेगा। इसमें बेसिकली जब आप ये एक्सरसाइज करते हो क्या रहा है, बेसिकली आप अपने मुंह को बहुत ज़्यादा खोल नहीं रहे हो, ठीक है। बेसिकली आपको मी एक्चुअल या फिर सही तरीके, और भी सही तरीका ये होगा कि अगर आप हल्का सा मुस्कुराएं, ठीक है, मुस्कुरा के मी 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 मी, तो ये हो रहा है। तभी आपका जो नोट है, आप जो भी गा रहे हो, वो नाक के हिस्से पर फोकस होगा, ठीक है। तो उस और ये जो आपके गले के जो मसल्स है, स्पेशली बाहर के साइड पे, वो ऐसा हल्के से खींचने शुरू हो जाएंगे, ठीक है।
वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आप मुंह को ज़्यादा नहीं खोल रहे हो और आप नोट को जितना हो सके उतना ज़्यादा बुलंदी के साथ गाने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, बहुत नॉर्मल चीज़ है। अगर आप थक रहे हो तो अगेन पहले मैंने बताया उस तरह से एक छोटा सा पट से एक आध सेकेंड 5-1 सेकेंड का ब्रेक लीजिए और आप शुरू कीजिए। ठीक है, ये एक्सरसाइज को भी प्रॉपरली 3 से 5 मिनट करो। ओके, अब आपके मैं ये पूरा एक्सरसाइज एक बार फिर से बजाऊंगा, बट शुरुआत में 2 से 3 नोट्स की सीक्वेंस मैं आपके साथ लगाऊंगा। ओके, 1 2 3 4। सो पकड़ो, मी 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 ठीक है। सो ये था मी एक्सरसाइज। अगला एक्सरसाइज जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इससे आपका लफ्ज़ों के साथ जो कोऑर्डिनेशन है वो और बेहतर हो जाएगा। ओके, सो आई होप आपको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो। मतलब आपको जितने भी एक्सरसाइज अभी तक जो भी बताया एकदम क्लियरली समझ में आया। कुछ ना समझ में आया हो तो आप वीडियो के अंत पे आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे, जिस तरह से भी आप रीच आउट करना हो, ईमेल हो, कमेंट हो, व्हाटएवर, आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे। आप उस हिसाब से रीच आउट कीजिएगा, लिखिएगा मुझे। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। ओके, सो अगला एक्सरसाइज, ये जो एक्सरसाइज है इसमें जैसे कि मैंने कहा कि आपके लफ्ज़ों का जो कोऑर्डिनेशन है उसको थोड़ा सा और प्रिसाइज करने के लिए और भी थोड़ा फाइन ट्यून करने के लिए और बेहतर बनाने के लिए मददगार रहेगा। तो अभी तक जितना भी हमने एक्सरसाइज किया वो सब नोट के स्टेबिलिटी को, नोट्स के डगमगाए ना, या फिर सांस को जितना हो सके कंफर्टेबली सांस लेते हुए गाना, ये सब सीखा हमने। इन सब के साथ साथ आज इस एक्सरसाइज में हम लोग शब्दों के कोऑर्डिनेशन के साथ काम करेंगे। तो इसमें कुछ वर्ड्स हैं जो मैं आपको स्पेसिफिकली आपको गाने होंगे। ठीक है, मैं आपको पर्सनली रेकमेंड करूँगा कि आपके जब ये प्रैक्टिस कर रहे हो तो एक किताब लीजिए, किताब में अपने हिसाब से लिख लीजिए और उसके साथ गाने की कोशिश कीजिए। ओके, जो वर्ड्स हैं मैं आराम से बोलता हूँ, आप प्लीज लिख लीजिए। मॉमी मेड मी मैश माई M&Ms। टंग ट्विस्टर एक्सरसाइज भी कह सकते हैं एक तरह से। Mommy made me mash my M&Ms. Mommy made me mash my M&Ms. Mommy made me mash my M&Ms. सो ये था टंग ट्विस्टर या फिर मॉमी मेड मी मैश माई M&Ms वाला एक्सरसाइज। ठीक है, आई होप आपको आप ये बहुत आसानी से कर पाएंगे। कंफ्यूजन हो रहा है या फिर नोट बहुत ऊंचा पड़ रहा है, सो ऐसा कुछ भी होता है तो घबराइएगा नहीं, निराश मत होइए। सिर्फ अच्छे से शिद्दत के साथ प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करने से ही आप
ग्रो हो पाएंगे। दिल खोल के प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और एक और चीज़ जो है, जब मैं नया गाने को शुरू किया था तो और मुझे नोट्स मैं गा नहीं पा रहा था प्रॉपर्ली, तो मेरे एक टीचर ने मेरे को मुझे समझाया कि फिजिकली न गा पाने से कहीं ज़्यादा ये मेरे लिए क्या बोलते हैं मेंटल प्रॉब्लम था। बिकॉज मुझे डर था, मुझे खौफ था कि मैं ऊंचा नहीं गा सकता, जोर से नहीं गा सकता, खुल के नहीं गा सकता, या फिर खुल के नहीं गाऊंगा तो गा नहीं पाऊंगा, या फिर गलत नोट गा दूंगा। गलत नोट गा दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो गाओगे तब जाके आप सही नोट गा पाओगे। ओके, ये एक्सरसाइज को लेकर आपके क्या थॉट्स हैं, कुछ है जो आपको नहीं समझ में आया तो मुझे रीच आउट करो, पूछो, ठीक है। आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू गाइस, ठीक है। मैं आपके रिस्पॉन्स का मैं वेट करूंगा और होपफुली आप सभी से बात भी करूंगा, ठीक है। सो बच्चों, दोस्तों, आई होप आपको आज के सारे एक्सरसाइज करने में एकदम मजा आया होगा, पर उससे कहीं ज़्यादा आपके लिए बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चैलेंज है आपके लिए, ठीक है। आपको सिर्फ ये करना है कि ये सारे एक्सरसाइज जो भी बखूबी अच्छे से प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आपके पसंद का कोई भी एक गाना, उसका अंतरा और मुखड़ा या वर्स 1 एंड वर्स 2 और कोरस इतना सा रिकॉर्ड करके मुझे भेजिए, ठीक है। पर इसमें एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट जो ये है कि इस जो भी आप रिकॉर्ड करोगे उसका जो दूसरा भाग, दैट इज अंतरा या वर्स 2, उसके जो बोल है उसको आपको चेंज करना है बिना धुन को चेंज किए, ठीक है। आपको सिर्फ ये करना है कि आपके पसंद के कोई भी टॉपिक के बारे में हो, चॉकलेट हो, आइसक्रीम हो, घर वाले हो, दोस्त हो, स्कूल हो, या फिर कहीं पे गए थे उसके बारे में, कुछ भी हो, बहुत ही रैंडम सी चीज के बारे में आपको उसमें लिखकर उसे गाकर मुझे भेजना है, ठीक है। ये करने का पर्पस ये है या फिर उद्देश्य ये है कि आपका सॉन्ग राइटिंग को लेकर आपका जो क्रिएटिविटी, ठीक है, वो हम एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। मैं उम्मीद करूंगा आप सभी से सुनने के बाद, आप सभी को सुनने के लिए और आपको कुछ भी डाउट्स हो प्लीज रीच आउट करें। आपको जो भी इंस्ट्रक्शंस दिया जाएगा उस हिसाब से आप रीच आउट करें और पूछें। मोर इम्पोर्टेंटली सभी लोग सेफ रहें, अपने हाथ पैर अच्छे से साफ रखें और सुरक्षित रहें। गॉड ब्लेस। आप सभी बच्चों से यह अनुरोध है कि आप भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लीजिए और अपनी एंट्रीज को हमारे पास भेजिए। आप अपनी एंट्रीज हमें 3 तरीकों से पहुंचा सकते हैं। पहला, व्हाट्सएप द्वारा इस नंबर पर भेज सकते हैं। नंबर है 9321961744 9321961744। दूसरा, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं इस मेल आईडी पे BEPCDPROGRAM@gmail.com, या आप हमें डाक के माध्यम से भी अपनी एंट्रीज भेज सकते हैं इस पते पर। गुणवत्ता संभाग, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, शिक्षा भवन, राष्ट्रभाषा परिषद परिसर, सैदपुर, राजेंद्र नगर, पटना 800004। बच्चों, आपको अपनी एंट्रीज हमें इस प्रारूप में भेजनी है। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, फिर विद्यालय का नाम, उसके बाद कक्षा और एकदम अंत में जिला। इस तरह से लिखकर आप अपनी एंट्रीज हम तक पहुंचा सकते हैं। और याद रखें, आप हमें अपनी एंट्रीज आने वाले शुक्रवार शाम 6 बजे तक ही भेज सकते हैं। धन्यवाद। कोरोना वायरस का खतरा होगा कम जब हाथों को बार बार धोएंगे हम। साथियों, जब आपके हाथ गंदे हों, खांसने और छींकने के बाद, किसी भी सतह या वस्तु को छूने के बाद, शौचालय के इस्तेमाल के बाद, खाना बनाने, परोसने,
खाने से पहले और खाना खाने के बाद अपने हाथों को 20 सेकंड तक साबुन और पानी से अच्छी तरह धोएं। पानी को बर्बाद ना करें। हाथों को साबुन से मलते समय पानी का नल बंद रखें। हाथ धोते समय आप हाथ धोने के चरणों का पालन करें। पहले हथेली से हथेली, फिर हथेलियों के पीछे, अंगुलियों के बीच में, अंगुलियों के पीछे, अंगूठे के तले पर और आखिर में अंगुली के नाखूनों को अच्छी तरह धोएं। यदि किसी को खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण हैं या अधिक जानकारी चाहिए तो अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल या सरकार के टोल फ्री नंबर 104 या 1075 पर संपर्क करें। बिहार सरकार और यूनिसेफ द्वारा जनहित में जारी।